सभी को नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी बोर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक और सीनियर सेकेंडरी में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थ और शास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ थे बताए गए हैं हमारे प्राचीन साहित्यों में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करो, फिर अर्थ अर्जन, यानी आपको रुपये पैसे कमाने हैं। तो ये एक आपके सामाजिक सेकेंडरी बोर्ड का एक टॉपिक है, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। और सीनियर सेकेंडरी में भी इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं बच्चे, अर्थशास्त्र, उससे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्थशास्त्र क्या है। कौटिल्य ने बताया था कि हमें धन अर्जन करने के उपाय क्या है, धन अर्जित कैसे किया जा सकता है, उसमें बताया गया। लेकिन कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीति का ज़्यादा बताया गया है, राजनीति के साथ साथ अर्थ के भी बारे में बताया गया है। समझ आगे, समझ आपके, यानी पैसे कैसे कमाया जाए, किस प्रकार हम अपना धन अर्जन कर सकते हैं। धनार्जन करना वो हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित है। पैसे किस प्रकार कमाए जाते हैं, पैसे बचाए किस प्रकार जाते हैं, फिर पैसों का आप सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। यानी रुपये कमाने के लिए आपको मैं इस टॉपिक संबंधित आपको बताना चाहता हूँ कि आय, इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इस पर राष्ट्रीय आय, परिवार की आय, सकल घरेलू उत्पादन, उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है सेकेंडरी बोर्ड से। इसमें 1 या 2 नंबर के छोटे सवाल आ सकते हो, 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या है, 1-2 आपके जैसे संबंधित सकल घरेलू उत्पाद क्या है, और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है, और जो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों का वर्णन करते हुए लिखिए। ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आइए, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। आर्थिक अवधारणा यानी आय, इनकम, अर्थ यानी मनी। तो आर्थिक अवधारणा क्या है, आय कैसे प्राप्त की जाती है। आदमी दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फिर वो रुपये कैसे पैसे कमा के लाता है। तो घरेलू आय यानी जो परिवार के सदस्य मिल करके, अपने घर परिवार के सदस्य मिलकर कोई धंधा करते हैं, उससे आय प्राप्त होती है, उसको अपन परिवार की आय कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके बन सकता है, आय की गणना यानी वित्त वर्ष। प्रश्न बन सकता है, भारत में वित्त वर्ष किस तिथि तक चलता है। तो आपको बताना है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। समझ जाना ये तारीख, क्या तारीख है आपकी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्त वर्ष होता है। आगे समझ में आपके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, यानी किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना। किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। आए समझ, जैसे अब प्रश्न ऐसा बन सकती है, उपयोगिताओं का सर्जन तथा मूल्य वृद्धि का सर्जन करना। यानी कोई वस्तु का उत्पादन करना उसकी उपयोगिता के हिसाब से, और फिर उसको वापस बेच करके पैसे कमाना, यानी मूल्य वृद्धि। आगे समझ, उपयोगिता का सर्जन तथा मूल्य वृद्धि का सर्जन ही उत्पादन कहलाता है। अब आता है राष्ट्रीय आय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक देश में एक वित्तीय वर्ष कौन सा बताया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की तिथि याद रखना, वित्तीय वर्ष कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो राष्ट्रीय आय की लिखो आप, परिभाषा में बोल रहा हूँ, एक वर्ष में एक देश में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग है। आगे समझें, एक देश में एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है भाई, घरेलू उत्पाद देखना, घरेलू यानी भारत देश की सीमा के अंतर्गत, भारत से जो आगे समझे आपको। यानी अब देखो, राष्ट्रीय आय भारत वाली की आय है, तो उसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत देश की सीमा के अंतर्गत, ध्यान रखना, यानी एक वित्त वर्ष में पूरे भारत देश के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वापस लिखो, एक वित्त वर्ष में देश में उत्पादित यानी भारत की सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब प्रति व्यक्ति आय कहते हैं भाई, राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई। तो राष्ट्रीय आय या के साथ प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की भारत के अंदर कितनी आय है, तो भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसके अंदर जनसंख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। ये फॉर्मूला है, यानी राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय गणना सबसे पहले किसने की थी, श्री दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में की थी। आए समझ में। तो सबसे गणना के पहले कौन है, सबसे पहले श्री दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में तो फिंडले, सिराज, आर.सी. देसाई ने भी खूब आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
श्री PC महालनोबिस। आ गया समझ में? परीक्षा में सब आप बन सकता है, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष श्री PC महालनोबिस। आ गया समझ में? ये इन्होंने पहली रिपोर्ट 1951 में दी और अंतिम रिपोर्ट 1959 में दी थी। अब आय गणना का कार्य कौन करता है? बहुत परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बन सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय किससे संबंधित जो भी आंकड़े हो कौन प्रदान करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय के संबंधित गणना करता है और 1955 से लेकर के हर वर्ष वो राष्ट्रीय आंकड़े प्रस्तुत करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आय का गणना हो गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी भारत में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? प्रश्न बन सकता है। भारत में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी प्रथम, जो सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी माल का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक के अंदर बैठे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपको उदाहरण बताता हूँ, एक बैंक के अंदर एक कर्मचारी बैठा है तो उसके बैंक से संबंधित है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे वो कपड़े कहाँ से आएंगे? कि भाई फैक्ट्री से आएंगे। फैक्ट्री में कहाँ से आएगा माल? किसान के खेत से आएगा। यानी कड़ी से कड़ी श्रृंखला जुड़ी हुई है। प्राथमिक वाला प्रोडक्ट करके द्वितीयक के पास सप्लाई करता है, द्वितीयक से जो होता है वो तृतीयक जिसमें वो यूज करता है। अब मैं आपको सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र होता है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति में संसाधन दे रहे हैं उनका प्रत्यक्ष उपयोग करके जब हम कोई भी वस्तु उत्पादित करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं बताता हूँ कपास की खेती, तो कृषि कार्य, पशुपालन, डेयरी, खनिज कार्य, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र के 2 नाम लिखिए, कृषि, खनन, डेयरी, ये आप लिख सकते हो, पशुपालन। अब मैं आपको बताना चाहिए कृषि कैसे। अभी जब आदमी कोई कपास या गन्ने की खेती करता है तो उसके लिए खेती बोता है, तो उसमें प्राकृतिक संसाधन कौन हो गए? खेती के लिए क्या चाहिए? कपास खेती के लिए जल चाहिए, तो जल प्रकृति से मिलता है। सूरज का प्रकाश, छाया, धूप, मिट्टी, ये सब क्या है? प्रकृति से मिलती है। यानी कच्चा माल उत्पादन कर, जैसे खनन है, खनन जमीन से खोद के तांबा निकाला जाता है, तो तांबा जो रहता है धातु के रूप में कहाँ से निकाला जाता है? जमीन से खोद के निकाला जाता है। तो वो सबसे पहले जो कच्चा माल निकाला जाता है, सबसे पहले कच्चा प्रोडक्शन, यानी ये आपको दिमाग में रखो, प्रथम प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। द्वितीय क्षेत्र क्या है? जब प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उनको क्या करना? फैक्ट्रियों में ले जाना, यानी विनिर्माण से संबंधित, उद्योगों से संबंधित है। यानी ऐसे उत्पाद जो विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, कौन सा? कपास की खेती की उन्होंने, किसान ने। फिर किसान से कपास लेकर के कहाँ गए? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में सूत बनाया, क्या बनाया? सूत धागा बनाया। ये हो गया कौन सा? द्वितीय उत्पाद। तो अब वापस जैसे किसान ने खेत में गन्ना बोया तो गन्ने को वापस फैक्ट्री में लेके क्या बना दिया भाई? गुड़। तो ये जो फैक्ट्री तक माल पहुंचा, फैक्ट्री में जो गुड़ बना, ये कहलाता है द्वितीय उत्पाद, द्वितीय क्षेत्र, जिसके अंदर उद्योगों से संबंधित है। ध्यान आए समझे? जैसे फैक्ट्रियाँ, इसमें आज विनिर्माण से संबंधित उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ये सब आप द्वितीय क्षेत्र में लिख सकते हो। तृतीय क्षेत्र देखो क्या करता है, वो प्राथमिक और द्वितीय के जो अलावा बचे हुए क्षेत्र है, समझे? प्राथमिक और द्वितीय से अलावा जो शेष है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये आर्थिक गतिविधि पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना, ये अर्थ पर आधारित होते हैं और ये जो प्रथम में और द्वितीय उनके विकास में सहयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान ने गन्ना बोया, ठीक है, फैक्ट्री में गया, गुड़ बन गया। अब गुड़ वापस गांव तक पहुंचाना, यानी व्यापार, गांव तक वापस कस्टमर तक पहुंचाना और पैसे लेके वापस फैक्ट्री वालों के पास पैसे पहुंचते हैं, फैक्ट्री से किसान के पास पहुंचते हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास तृतीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा से संबंधित, यानी सेवा से संबंधित जो भी कार्य, बैंकिंग सेक्टर है, व्यापार है, परिवहन है, संचार है, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज आर्थिक अवधारणा के बारे में बताया। कल हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, यानी नियोजन संबंधित आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना क्या है, नीति आयोग क्या है और सतत और समावेशी विकास क्या है, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, आपके लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और मैंने पूरी भूगोल पूरी कर दी है और नागरिक शास्त्र पूरी हो चुकी है और प्राचीन इतिहास मेरे इस टॉपिक में वीडियो में पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ये अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के बाद वापस हम
मध्यकालीन इतिहास और विश्व का इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले लगभग काफ़ी दिनों पहले हम इस टॉपिक को, आपकी जो सामाजिक है विषय को पूरा कर देंगे। और आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पीछे 3 प्रश्न जो 6-6 नंबर के आते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप उनको याद कर लेना और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो बच्चों तक पहुँचाए, बच्चे सभी ज़्यादा मन लगा कर पढ़े। नमस्कार।